नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून महीने में यूपीएससी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आपकी पूरी तरह से सही दिशा में चलती रहे और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहें, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। आज इस प्रैक्टिस सीरीज में हम जिस खंड पर बात करेंगे, जिस खंड के प्रश्नों को हम लेंगे, वो भूगोल खंड से जुड़ा हुआ है। भूगोल खंड से संबंधित कई एपिसोड आपके सामने आएंगे। आज का ये पहला एपिसोड है, तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है? 1 जीवाश्म निर्माण, 2 भूकंप, 3 हिमालय नदियां, 4 सूखी झीलें। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और उस व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानेंगे। इसकी व्याख्या यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थिर नहीं है। जब आप उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हिमालय की जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है, जो दिखाई देती है, वो शिवालिक श्रेणी के नाम से जाने जाती है। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य क्षेत्र में जो श्रेणी आपको प्राप्त होंगी वो मध्य हिमालय की होंगी और हिमालय के सबसे उत्तर के स्थान पर जो श्रेणी आपको दिखने को मिलेगी उसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हिमालय की जो स्थिति है उसमें 3 श्रेणियों में उसको विभाजित किया जा सकता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थिर नहीं है और अभी भी उत्थान की स्थिति में है। हिमालय के उत्थान को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण दिए जा सकते हैं, जैसे शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाने वाली जीवाश्म संरचनाएं तिब्बती पठार में भी पाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में तिब्बत की जलवायु शिवालिक पहाड़ियों की जलवायु के समान थी। इसका मतलब यह है कि तिब्बत की ऊंचाई आज की शिवालिक पहाड़ियों के समान ही थी। तिब्बत पठार की झीलें सूख गई हैं। इन झीलों के चारों ओर रेत और बजरी जल स्तर से 60 से 100 मीटर ऊंचे स्तर पर है। यह तभी संभव है जब क्षेत्र का उत्थान हो। हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप आने से पता चलता है कि इस क्षेत्र में आइसोस्टैटिक संतुलन नहीं बना है और यह अभी भी बढ़ रहा है। हिमालय की नदियां अभी भी अपनी युवावस्था में है, जो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि का संकेत है। इस व्याख्या के आधार पर अगर आप उत्तर देखेंगे तो ये चारों ही हिमालय के उत्थान की स्थिति को प्रकट करते हैं, चाहे वो जीवाश्म निर्माण हो, भूकंप हो, हिमालय नदियां हैं या सूखी झीलें हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है। पहला कथन है, शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पुराना हिस्सा है। दूसरा कथन है, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तीसरा कथन है, विंध्य पर्वतमाला वलित पर्वत का उदाहरण है। और चौथा कथन है, राजमहल पहाड़ियां उच्च भूमि लावा जमाव से बने हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को तलाशने का प्रयास करेंगे। मेघालय यानी शिलोंग कार्बी आंगलोंग पठार उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार या प्राचीन बाहरी भाग है। इसका पूर्वी विस्तार है छोटा नागपुर पठार का, जो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप द्वारा अलग होता है। प्रायद्वीपीय पठार में मौजूद अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे पुराने वलित अवशिष्ट पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत की ये अवस्थिति पड़ेगी दिल्ली से लेकर के ये गुजरात के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है और इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो राजस्थान, भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में पड़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल के अर्वियन काल के दौरान हुई थी। विंध्य पर्वत एक खंड पर्वत है। विंध्य पर्वत की अवस्थिति सामान्य तौर से यहां पर पड़ेगी। ये एक प्रकार का खंड पर्वत है। वस्तुतः जब दो भ्रंशों के बीच का भाग अक्षुण्ण रहता है और किनारे का भाग धंस जाता है तो उभरे हुए भूभाग को भ्रंश या ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है।
राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा बनाती हैं। छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा कौन बनाती है? राजमहल की पहाड़ियां बनाती हैं। यह मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है? बेसाल्टिक लावा से इसको निर्मित माना जाता है, बेसाल्टिक लावा से। तो ये इसकी सामान्य व्याख्या थी और इसकी व्याख्या के आधार पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत सही नहीं है। विंध्य पर्वतमाला वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको निम्नलिखित दिखाई देंगे। 1 गहरी खाइयां, 2 यू आकार के नदी मार्ग, 3 समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं, 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। उपरोक्त में से किसे हिमालय के युवा वलित पर्वतों, नए वलित पर्वतों का प्रमाण कहा जा सकता है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका भी उत्तर हम देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। और व्याख्या इसकी यह है कि हिमालय में गहरी घाटियां पाई जाती हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हिमालय क्षेत्रों में विशाल घाटी का निर्माण करती हैं। नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर यू टर्न लेती है, यानी तिब्बत से जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका यू टर्न इस प्रकार से आता है और ये भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करने करने का जो इसका यू टर्न है, ये नामचा बरवा से यू टर्न लेती है। हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में 3 स्पष्ट और समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि ऊपरी श्रेणी को महान हिमालय के नाम से, मध्य श्रेणी को मध्य हिमालय के नाम से और जो दक्षिणी श्रेणी है उसको हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय के जो दक्षिणी ढलान है ये तीव्र ढलान के रूप में जाने जाते हैं, यानी शिवालिक पहाड़ियों का जो ढलान है वो तीव्र ढलान है जो भूस्खलन के लिए आदर्श स्थितियों का निर्माण करता है। तो हिमालय के युवा वलित पर्वतों, नए वलित पर्वतों का प्रमाण जो है ये चारों ही देते हैं और इसलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमालय के उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। दूसरा कथन है, पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और जब हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या यह है कि हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी दक्षिणी ढलान पर जब आप हिमालय की अवस्थिति देखेंगे तो वो इस तरह से करीबन फैला हुआ है और सूर्य की अवस्थिति इस तरह से पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो सूर्य की अवस्थिति इसके दक्षिणी ढलानों पर अधिक पड़ती है, यानी सूर्य की किरणें इसके दक्षिणी ढलानों पर अधिक तीव्र होती चली जाती हैं। तो सूर्यातप यानी सूर्य से होने वाली प्राप्त जो ऊष्मा है वो भी दक्षिणी ढलानों को ही अधिक प्राप्त होगी। इसलिए हिमालय के दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, यानी सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैव विविधता का जो प्रचुर क्षेत्र है वो पश्चिमी हिमालय की बनिस्बत पूर्वी हिमालय ज्यादा है, पूर्वी हिमालय के अंतर्गत ज्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं या हैं? आपके ऑप्शन है, पहली नदी आपको जो दी गई है वो है महानदी, दूसरी कृष्णा नदी, तीसरी नर्मदा नदी, चौथी कावेरी नदी। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 3। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं, नक्शे के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। उसी प्रकार से जो महानदी है, महानदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से निकल करके पूरब की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी भी भारत के पश्चिमी हिस्से से निकलते हुए पूरब की तरफ बहती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी
पूरब की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी भी पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एकमात्र नदी जो ऑप्शन में दी गई है वो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है अमरकंटक पहाड़ियों से लेकर अरब सागर तक लगभग 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई पड़ती है। वही कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और इसकी जो लंबाई है वो 1402 किलोमीटर है। इसी तरह से अगर बात महानदी की करें तो महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित सिहावा पहाड़ी से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। जब बात कावेरी नदी की करें तो कावेरी नदी की जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर के पास पड़ती है और ये कर्नाटक के कोडागु में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ये सामान्य अवस्थिति इन सभी नदियों की आपको बता दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, यानी केवल नर्मदा नदी ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इन सभी नदियों में से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। 1 चिनाब, 2 झेलम, 3 रावी, 4 सतलज। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपका पहला कोड है 4312, बी 2314, सी 1234, डी 2134। इसको भी नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और जैसा कि आपको बताया गया है कि ये सिंधु नदी की अवस्थिति पड़ती है जो तिब्बत से निकल करके भारत के जम्मू लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके दक्षिण में आप झेलम की अवस्थिति देखेंगे, झेलम के दक्षिण में चेनाब की अवस्थिति, इसके बाद रावी की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद ब्यास की और फिर सतलज की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। यानी जो क्रम होगा दक्षिण की ओर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का होगा। तो चलिए इसका यानी झेलम सबसे ऊपर होगी उत्तर की तरफ, उसके बाद चेनाब होगी, फिर रावी होगी और फिर सतलज होगी। तो क्या क्रम क्रम हो जाएगा 2 1 3 4। तो सही उत्तर होगा इसका डी। थोड़ी और व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों का क्रम उत्तर से होगा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम नदी की अगर हम बात करें तो झेलम नदी की उत्पत्ति पीर पंजाल रेंज में वेरीनाग स्प्रिंग से होती है। यह वूलर झील से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। देखिए आप यहाँ पर चेनाब नदी में मिलती है और श्रीनगर के निकट एक घुमावदार रेखा बनाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं यानी झेलम की जो सहायक नदियां हैं वो है लिडार नदी, नीलम नदी और सिंध नदी। 3 सहायक नदियां इसकी पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम थोड़े से तथ्य चेनाब नदी के बारे में जानते हैं। जो चेनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा के नाम से इसे जाना जाता है। बारालाचा पास के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 नदियां चंद्रा और भागा तांदी के संगम पर मिलती हैं और चंद्रभागा कहलाती है। और इसका जो मुहाना है वो सतलज नदी यहां पर सतलज नदी में मिलती है और इस स्थान पर को जाना जाता है पंजनाद के नाम से। पाकिस्तान में यह स्थान पड़ता है। तो हमने चेनाब नदी के भी सामान्य तथ्यों को जान लिया है। अब हम देखते हैं रावी नदी के बारे में सामान्य जानकारी। इसका उद्गम देखिए, ये यहां से उद्गम है रावी नदी का। इसका जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, चंबा घाटी में बहती है। सहायक नदी इसकी रावी की सियूल नदी है। सियूल नदी इसकी सहायक नदी है और इसका जो मुहाना है वो पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में मिलती है। तो ये रावी नदी है और ये चेनाब नदी में सराय सिंधु के पास मिल जाती है। व्यास नदी के बारे में सामान्य तथ्यों को जानते हैं। ये व्यास नदी है, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास घाव से ये निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से बहती है, तलवाड़ा नामक स्थान पर मैदानी इलाके में प्रवेश करती है और हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिलती है। यहाँ पर हरिके नामक स्थान है जहां पर ये सतलुज नदी में मिलती है। जहां तक बात सतलुज नदी की करते हैं तो ये तिब्बती पठार से निकलती है और इस तिब्बती पठार का नाम क्या है? राक्षस ताल इसका नाम है। यह हिमाचल प्रदेश में एक गहरी घाटी बनाती है। फाजिल्का यानी पंजाब के बीच भारत
पाकिस्तान सीमा भी बनाती है, तो ये भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है सतलुज नदी। और पंचनद के रूप में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, तो यहाँ सिंधु नदी में मिल जाती है मिथनकोट के पास। ये सामान्य व्याख्या थी। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झीलें दी गई हैं और सूची 2 में झीलों के प्रकार दिए गए हैं। झीलें जो दी गई है वो है भीमताल, अष्टमुड़ी, गोहना और लोनार। झीलों के प्रकारों में दिया गया है लैगून, भूस्खलन, टेक्टोनिक, क्रेटर। इसकी थोड़ी व्याख्या देखेंगे तो उत्तर मिलने का ज्यादा संभावना रहेगी। हम व्याख्या में ये देखते हैं कि जो टेक्टोनिक झीलें होती हैं जो इस प्रकार की दिखाई देती हैं, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के उठने या डूबने से होता है, अर्थात टेक्टोनिक गतिविधियों में इनका निर्माण होता है। वहीं लैगून प्रकार की जो झीलें होती हैं, इन्हें अनूप झीलें भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनूप झीलें के नाम से भी जाना जाता है। जब समुद्र के पानी का कुछ हिस्सा रेत, चट्टान या मूंगा चट्टान द्वारा मुख्य पानी से अलग हो जाता है तो पृथक झीलों का निर्माण होता है। वहीं अगर बात हम भूस्खलन झीलों की करें तो भूस्खलन झीलें मौसम के कारण नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और नदी घाटी में भूस्खलन के कारण चट्टानें जमा हो जाती हैं, तो अस्थायी झीलें इस प्रकार की बन जाती हैं। वहीं जब बात हम क्रेटर झीलों की करते हैं इस प्रकार से, तो क्रेटर झीलें ज्वालामुखी पर्वतों की शीर्ष पर धसी हुई भू आकृतियों यानी क्रेटरों में जल भराव से बनती है। ये क्रेटर आप देखिए, ये बना हुआ है और इसमें जल भराव के कारण इस प्रकार की झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो भीमताल होगी वो एक प्रकार की टेक्टोनिक झील हो जाएगी। जो अष्टमुड़ी झील होगी वो एक प्रकार की लैगून झील हो जाएगी। इसी प्रकार से जो गोहना झील होगी वो एक प्रकार से भूस्खलन नामक झील हो जाएगी और लोनार क्रेटर झील हो जाएगी। तो जो उत्तर है वो उत्तर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को वाटरशेड कहा जाता है। दूसरा कथन, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। तीसरा कथन है, नदी बेसिन या जल विभाजक के एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या है? आपको गलत कथन बताने हैं, तो इसकी भी व्याख्या अगर हम देखेंगे तो हमें सही उत्तर पता चल जाएगा। व्याख्या यह है कि जो बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र हैं उनको नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो छोटी नदियां और नाले हैं उनके प्रवाह क्षेत्र को वाटरशेड के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों उल्टे कथन लिखे गए हैं, तो पहला और दूसरा कथन गलत हो जाएगा। नदी बेसिन का आकार बड़ा होता है जबकि जल विभाजक का आकार छोटा होता है। नदी घाटी एवं जल विभाजक एकता के प्रतीक हैं। एक हिस्से में बदलाव का असर दूसरे हिस्सों और पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है, यानी ये कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमाच्छादन द्वारा हुआ है। यही कारण है कि अधिकांश झीलें उच्च अक्षांशों तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित लगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे तो इसका भी उत्तर हमें सामान्य तौर से आसानी से मिल जाएगा। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमाच्छादन द्वारा ही हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? हिमाच्छादन द्वारा। यही कारण है कि अधिकांश झीलें उच्च अक्षांश तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित लगून झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल। जैसे यहाँ पर केरल का तट दिखाया गया है और केरल के पश्चिमी तट पर कई लगून झीलें हैं, जैसे एट्टीकुलम लगून झील, वेम्बनाद लगून झील। तो इसी तरह की कई झीलें, जैसे अष्टमुड़ी लगून झील, जो इसका उत्तर अभी हमने कुछ समय पहले आपकी व्याख्या में दिया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन बी में पूर्वी तट पर स्थित लगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा गया है, जबकि पश्चिमी तट पर स्थित लगून झीलों को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। इसलिए कथन गलत हो जाएगा। तो सही कथन होगा केवल 1 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। पहला कथन है,
गन्ने की खेती उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में की जाती है। दूसरा कथन है उत्तर भारत में उगाए जाने वाले गन्ने में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक चीनी होती है। तीसरा कथन है जहां उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड और पाला गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं दक्षिण भारत में की काली और लाल मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा कथन है गन्ने की खेती को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार कारक है दक्षिण भारत में उच्च रिकवरी दर, दक्षिण भारत में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, उत्तर भारत में रोगग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। आपको ये बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। इसकी भी थोड़ी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं और जब हम इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो कुछ तथ्य ये है, ये सामान्य तौर से जो आप क्षेत्र देख रहे हैं गन्ने के उच्च उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये उत्तरी क्षेत्र है और ये सामान्य तौर से दक्षिणी क्षेत्र है। गन्ने की खेती दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रही है। प्रारंभ में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की प्रमुख समस्या सिंचाई सुविधाओं की कमी थी, लेकिन जैसे जैसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होता चला गया, ऐसे ही गन्ने की खेती का भी विस्तार यहां पर दक्षिण भारत में होता चला गया। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत ठंड और पाले से अधिक प्रभावित होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में फसल का मौसम लंबा होता है। फिर दक्षिण भारत के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की तुलना में अधिक चीनी होती है। गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है और यह दक्षिण भारत की काली और लाल मिट्टी और उत्तर भारत की जलोढ़ मिट्टी दोनों में पाई जाती है। तो यहां पर जो आपको कथन दिया गया था, दूसरा कथन कि उत्तर भारत में उगाए जाने वाले गन्ने में दक्षिण भारत की तुलना में अधिक चीनी होती है, वस्तुतः अधिक चीनी दक्षिण भारत में होती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। साथ ही यह बताया गया था कि उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड और पाला गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है और दक्षिण भारत की काली और लाल मिट्टी गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। दरअसल काली और लाल मिट्टी उपयुक्त है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो सही कथन कौन सा होगा? पहला और चौथा कथन सही होगा और इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 4। आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। पहला लाभ बताया गया है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। रॉक फॉस्फाइट एवं अन्य सभी फॉस्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तीसरा कथन है पौधों को अधिक मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकते हैं। चौथा है रासायनिक पोषक तत्वों की लीचिंग में कमी संभव है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको फर्टिगेशन के लाभ बताने हैं। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी केवल 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको कुछ सूचना भी देनी है। सूचना ये कि हमारा जो ये करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज है, ये रोज रात को 9 बजे आ रहा है और इसी तरह से हमने करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम भी विस्तृत रूप से शुरू किया है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज, जो दोपहर 2 बजे डेली उससे संबंधित प्रोग्राम आ रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है इन सभी प्रोग्राम का लाभ आप उठा रहे होंगे, इन सभी प्रोग्राम को आप देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार एक मजबूत आकार प्रदान कर रहे होंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।